देखें बेटा, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आवर्त सारणी, पीरियोडिक टेबल, है ना। अब इससे पहले कि इस चैप्टर को हम समझें, इसके बेसिक्स को हम समझें, हमें कम से कम आवर्त सारणी तो याद होना जरूरी है ना। क्यों ना सबसे पहले आवर्त सारणी ही याद कर ली जाए। ये यहां तक ही आ रहा होगा।
मैं आगे इस साइड भी कंटिन्यू कर सकता हूँ क्या? हाँ, अच्छा, आपको घुमाना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि इतने में बनेगा नहीं, मुझे लग रहा है इधर वाला हिस्सा भी यूज करना पड़ेगा। हाँ, घुमा दीजिएगा थोड़ा जब मैं करूँ तो। सॉरी, देखें बेटा, तो ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल है और इस पीरियोडिक टेबल में आप दो तरह की नंबरिंग देखेंगे। एक तो ए बी करके जो नंबरिंग कर रखी है वो, और दूसरी डायरेक्ट 1 2 3 4 5 जो सीक्वेंस में गई है वो। क्यों इस तरह का अंकन किया गया, क्यों इस तरह की नंबरिंग की गई? तो बेटा ये जो फर्स्ट ए फर्स्ट बी करके नंबरिंग कर रखी है, ये तो मेंडलीव के जमाने की कहानी है। और मेंडलीव के जमाने की कहानी है तो उसको हम केमिकल एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम में रखते हैं, CAS में रखते हैं। समझे मैं क्या कहना चाहता हूं? मेंडलीव ने जब अपनी पीरियोडिक टेबल बनाई तो उसने फर्स्ट ग्रुप बनाया, प्रथम समूह बनाया, और प्रथम समूह के दो हिस्से कर दिए उसने। प्रथम में एक बनाया उसने फर्स्ट ए, एक बनाया फर्स्ट बी। फर्स्ट ए में किसको रखा गया? लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम को रखा गया। फर्स्ट बी में किसको रखा गया? कॉपर सिल्वर गोल्ड को रखा गया। फिर उसके बाद आप जानते ही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आ गई, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये ग्रुप साथ साथ है ही नहीं, उनको तो क्या किया, अलग रख दिया है। तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट बी जहां पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इधर है, वहीं पर जो फर्स्ट ए है वो आपको इधर दिखाई देता है। क्लियर? सो इसलिए दो अलग अलग सिस्टम है, यहां पर हमें दोनों को लिंक करके चलना होता है, याद करना है, सीधी सी बात तो ये है। तो याद होना चाहिए कि जहां मैं ए बी लिख रहा हूं वो कौन सा है? केमिकल एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम है। और जहां पर सीधे नंबर चले जा रहे हैं वो कौन सा है अपना? वो IUPAC सिस्टम है। हालांकि इनको याद करने के शॉर्टकट्स आपने पहले भी पढ़ रखे होंगे, पहले से ही आपको याद होंगे, फिर भी मैं बता देता हूं। जैसे ये आप कैसे याद करते हो? है लीना की रब से फरियाद, इसको ऐसी तरह से याद करते हो ना, है लीना की रब से फरियाद। आप सेकेंड ए को कैसे याद करते हो? सेकेंड ए को आप ऐसे याद करते हो ना, बेटा मांगे कार
स्कूटर, बाप, रॉय। तो इसमें बहुत ज़्यादा तो बात करने की ज़रूरत नहीं है, इवन दो आपको ये भी याद होते हैं 13th ग्रुप से लेके पी ब्लॉक एलिमेंट। ये बोरॉन फैमिली आप कैसे याद करते हो, याद होगा ना, बैगन, आलू, गाजर, इन थैला। बैगन, आलू, गाजर किसमें है, थैले में। और कार्बन फैमिली आप कैसे याद करते हो, तो वो भी आपको याद है, कहें शिवजी। अब दुनिया में ऐसे ही होता है भाई, इसका उल्टा होता है, कहें शिवजी, और शिवजी सुनेंगे तो सुनेगा कौन, सुने पार्वती। अच्छा, आपको नाइट्रोजन फैमिली याद करनी है, तो नाइट्रोजन फैमिली कैसे याद करोगे, तो भाई 3 देश हैं जो बढ़िया क्रिकेट खेलते हैं, कौन कौन से, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, वैसे हम बेस्ट खेलते हैं ना, तो न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं। लेकिन पैसा सबसे ज़्यादा किसके पास है, बीसीसीआई के पास ना। तो हम बोलेंगे क्रिकेट के टाइम में अगर हम बात करें तो न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे के सारे क्या हैं, भिखारी हैं हमारी आंखों के सामने। तो अमीर तो हम ही हैं भाई, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी है ना। अब ऑक्सीजन फैमिली देखो, तो ऑक्सीजन फैमिली को कैसे याद करोगे, तो ओल्ड स्टाइल से टीपो। भाई नकल भी अगर करना है, टीपना भी है कोई चीज, तो पुराने तरीके से टीपो, ओल्ड स्टाइल से टीपो। और हेलोजन फैमिली कैसे याद करते हो, तो वो भी आपको तरीका पता है, फिर, कल, बाहर, आई, आंटी। तो कल फिर से आंटी जी बाहर आई। और जीरो ग्रुप कैसे याद करेंगे, तो बेटा जीरो ग्रुप में यहाँ हीलियम भी है एक एलिमेंट यहाँ पर, है ना। और ये कौन सा है, 18th नंबर का ग्रुप है, जिसको केमिकल एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम में क्या बोला गया है, जीरो ग्रुप बोला गया है। इसको कैसे याद करोगे, अजीत आगरकर एक बॉलर हुआ है अपनी इंडियन क्रिकेट टीम में, शायद आप नहीं जानते होंगे। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट सबसे ज्यादा बार जीरो पे आउट होने का रिकॉर्ड है भाई के नाम, तो है ना, है ना। इसको कैसे याद रखोगे, है ना आगरकर जीरो रन पर, आगरकर जीरो रन पर है। वैसे आगरकर बॉलिंग ठीक करता था, बैटिंग उतनी अच्छी नहीं थी कंपैरेटिवली। वैसे मैं मान के चलता हूं कि ये एलिमेंट तो फिर भी याद ही होते हैं बच्चों को। यहां देखें जरा, है ना, डी ब्लॉक एलिमेंट जो है ना, स्कैंडियम से लेकर जिंक तक, ये जो पूरे एलिमेंट है, ये अक्सर याद नहीं होते। तो इनको कैसे याद करें, बेटा हमें तो पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल याद करनी है ना। तो ये आप याद कर सकते हैं, स्कैंडियम, इट्रियम, लैंथेनम, एक्टिनियम। पहली बात तो ये एलिमेंट को उसके नाम से बुलाना सीखें। एससी लिखा हुआ तो एससी नहीं बोल रहा है, पूरा नाम बोल रहा है स्कैंडियम। वाई लिखा हुआ तो वाई नहीं बोल रहा है, इट्रियम, लैंथेनम। हर एलिमेंट को उसके नाम से बुलाएं, पीरियोडिक टेबल आपको आसानी से याद हो जाती है। अब यहां कैसे याद करोगे, तो भाई स्कूटर, यामा, लाओ, ऐसी। आपको स्कूटर यामा लानी है, और कैसी लानी है, ऐसी लानी है। अच्छा, ये ग्रुप कैसे याद करें भाई, तो मैं बिलोंग करता हूं टीकमगढ़ को। टीकमगढ़ कहां, बुंदेलखंड का एक एरिया, बुंदेलखंड का एक जिला। लोग अक्सर यही बोलते हुए सुनाई देंगे, यार बड़ा रफ एरिया है, लोग लड़ाई झगड़ा बहुत करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, दुनिया का हर एरिया रफ है और हर एरिया बहुत बढ़िया है ना। मान लिया थोड़ा सा रफ है, लेकिन पूरी तरह से तो बिल्कुल नहीं। तो कैसे याद करना कि जो टीकमगढ़ है ना, वो क्या है, जरा हाफ रफ है। मान लिया रफ है, लेकिन पूरी तरह से नहीं है, हाफ रफ है। अब यहां पर फिफ्थ ग्रुप कैसे याद करें, वेनेडियम फैमिली कैसे याद करें। वैसे ये एलिमेंट के नाम आपको याद होने चाहिए, टाइटेनियम, जिरकोनियम, हाफनियम, रदरफोर्डियम। अब ये वेनेडियम, नियोबियम, टेंटेनम और डबनियम, इनको कैसे याद करें, वेनेडियम, नियोबियम, टेंटेनम और डबनियम, इनको कैसे याद करें। तो भाई वीरू का नायाब टैलेंट डूबा। वीरेंद्र सहवाग का टैलेंट तो ठीक है, अल्टीमेट था, लेकिन अगर आप आईपीएल की बात करोगे तो आईपीएल में वीरेंद्र सहवाग का बैट ज्यादा नहीं चला है, तो उसके आप पे याद कर सकते हो ना। तो कैसे याद करोगे आप, ऐसे ही बोलोगे कि भाई वीरू का नायाब टैलेंट क्या हुआ है, डूब गया।
तो बीरू का नायाब टैलेंट डूब गया। ये वेनेडियम फैमिली है, ये 5th ग्रुप है ना। 6th ग्रुप क्रोमियम परिवार है। और क्रोमियम परिवार को कैसे याद करना है भाई, पढ़ाई लिखाई करो, अच्छी मेहनत करो, उसके बाद क्या हो जाएगी, शादी हो जाएगी, उसके बाद फिर मौज करना। अभी मौज करने का टाइम नहीं है, करनी है तो फिर क्या करो, मौज वाइफ संग। अकेले अकेले मौज करने में क्या मतलब, करो मौज वाइफ संग, है ना। अब अक्सर हम तो बच्चों को यही बोलते हैं कि बेटा यहाँ पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, यहाँ देखो सामने बुक्स रखी हैं, और बच्चे कुछ क्या करते हैं, बोले यार खिड़की से बाहर की ओर देख रहे होते, बोले चल क्या रहा है बाहर। तो इंसान का मन हमेशा बाहर की ओर देखता है ना। 7th ग्रुप जो है मैग्नीज, टेक्नीशियम, रेनियम और बोरियम, ये कैसे याद करें, तो याद रखना मन तके रे बाहर, मन हमेशा बाहर की तरफ तकता है, बट कोशिश करना बाहर ना तके, है ना। अच्छा ये आपको पता होगा आयरन +2 को फेरस बोलते हैं, तो उसके नाम पे ही याद रख लो भाई, आयरन, रुथेनियम, ऑस्मियम और हेस्मियम, फेरस। तो फेरस में तीनों आ जाएंगे और हेस्मियम के लिए आप लिख दो। तो कैसे याद रखना अपने को, फेरस हंसाता है। अब यहाँ देखो 9th ग्रुप में, तो भाई हमारे एक नेताजी हैं, भाषण दे रहे हैं, भाषण देते देते क्या रात को ज्यादा ही हो गई, तो कुछ पब्लिक उठ के जाने लग गई। तो फाइनली उनको पूछना पड़ेगा भाई कोई तो रुकेगा कि नहीं मेरी बात सुनने के लिए, कोई रहेगा इधर। तो क्या पूछ रहे हैं नेताजी, याद रखना, कौन रहेगा इधर मित्रों। कुछ समझ में आया, कौन रहेगा इधर मित्रों, कोबाल्ट, रोडियम, इरिडियम और मेथर्नियम, ये आपका ग्रुप रहा 9। अच्छा आप एक चीज और है, मेंडलीव के टाइम पे 8th, 9th और 10th तीनों ग्रुप को मिला के एक ही ग्रुप बनाया गया था, जिसे आप 8th ग्रुप के नाम से जानते हो, क्लियर। बट मॉडर्न पीरियड टेबल में ये 3 ग्रुप हैं, 8th, 9th और 10th। अब कोबाल्ट, रोडियम, इरिडियम, मेथर्नियम 9th ग्रुप में आते हैं। अच्छा यहाँ पे निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम, डस्टेडियम, इनको कैसे याद करें, तो भाई मैं मानता हूं कि भाई स्टूडेंट के साथ अपना रिलेशन दोस्तों जैसा होता है, लेकिन अगर पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे तो फिर पिटाई भी हो सकती है। रिलेशन दोस्तों के जैसा है, अच्छी बात है, लेकिन पढ़ाई लिखाई जरूरी है। तो इसको कैसे याद करोगे, इसको याद कर सकते हो, नहीं पढ़ोगे पिटोगे दोस्त। अगर आप पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं तो फिर पिटाई भी हो सकती है भाई, नहीं पढ़ोगे पिटोगे दोस्त, क्लियर। अच्छा अब 11th ग्रुप पे आ जाएं, तो 11th ग्रुप में क्या है, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, तो ये वैसे ही याद है, पुराने जमाने की कॉइनेज मेटल है, सिक्का धातु है। पुराने जमाने के जो सिक्के बनते थे वो इनके ही तो बनते थे, और इनमें भी देखो ग्रुप में ऊपर से नीचे जा रहा है, वो कीमत बढ़ती जा रही है। कॉपर से महंगा चांदी है, चांदी से महंगा सोना है, तो कॉपर, सिल्वर, गोल्ड कीमत बढ़ती जा रही है। अच्छा अब जब आपने सोच ही लिया है कि आना है, तो आप ये मान लो कि 2 साल तक सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई है, घूमना फिरना नहीं है, मौज मस्ती नहीं है, तो कैसे याद रखोगे भाई, इतनी पढ़ाई है, इतनी पढ़ाई है कि क्या हुआ, जिंदगी कबाड़ हो गई। इतनी पढ़ाई है, इतनी पढ़ाई है कि जिंदगी कबाड़ हो गई, है ना। और ये तो वाकई के आपको बता ही दिए हैं। अब देखें जरा, इनमें स्टार्टिंग के फर्स्ट ए और सेकंड ए, ये जो एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं ये एस ब्लॉक एलिमेंट हैं, ठीक। यहां पर आपको 3rd ए से लेके और ये जो एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं वो सारे के सारे क्या हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट हैं, ये पी ब्लॉक एलिमेंट है। और आपको यहां स्कैंडियम से लेके और फर्स्ट वी, सेकेंड वी, जिंक, कैडमियम, मरकरी तक ये जो एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं ये सारे के सारे क्या हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। एक वर्ड आता है बेटा मैजिक नंबर। मैजिक नंबर दरअसल वो संख्या है, जादुई संख्या इसे आप बोलते हैं हिंदी में। ये दरअसल वो संख्या है जिसके बाद, थैंक यू बच्चों हमें ढेर सारा प्यार देने के लिए।
हज़ारों बच्चे हमारा वीडियो देख रहे हैं। आप प्लीज़ यहाँ डिस्क्रिप्शन में जो आपको लिंक दी गई है उस पर क्लिक करें और अपना इनरोलमेंट सुनिश्चित करें। बच्चों, आपको अगर डाउट सॉल्विंग से रिलेटेड कुछ चीज़ चाहिए, आप स्टडी मटेरियल चाहते हैं, तब भी प्लीज़ हमारे प्रीमियम कोर्स को ज्वाइन करें, जिसका डिस्क्रिप्शन आपको लिंक में अवेलेबल है। सेम प्रॉपर्टी वाला एलिमेंट अपने आप को रिपीट करने लग जाता है। क्लियर? तो ये जो एस ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, इनके लिए जो मैजिक नंबर चलता है वो क्या चलता है? अगर लिथियम के आगे देखोगे तो 8, 8, 18, 18, 32 ये चलता है। अच्छा, इसमें पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए जो मैजिक नंबर चलता है वो चलता है 8, 18, 18, 32 वो नंबर जिसके बाद सेम प्रॉपर्टी वाला एलिमेंट अपने आप को क्या करेगा? रिपीट करेगा। और डी ब्लॉक में एक तो है आपके पास ग्रुप थर्ड बी का जो मैजिक नंबर चलता है वो कौन सा चलता है? 18, 18, 32 और बाकी जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट हैं थर्ड बी को छोड़कर उनका मैजिक नंबर चलता है 18, 32, 32। ये मैजिक नंबर अगर आपको याद है तो आप सारे एलिमेंट के एटॉमिक नंबर भी आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन फिर भी बेटा, परमाणु क्रमांक 1 से लेकर परमाणु क्रमांक 30 तक के जितने भी तत्व हैं, आपको सभी तत्वों के परमाणु क्रमांक याद रखने हैं। कहां से कहां तक? परमाणु क्रमांक 1 से लेके परमाणु क्रमांक 30 तक। कुछ बोल रहे थे क्या? हाँ, आज से स्टार्ट हुआ। तो अब परमाणु क्रमांक कैसे निकालें? अगर एक एलिमेंट का आपको याद है परमाणु क्रमांक, तो बाकी एलिमेंट के परमाणु क्रमांक कैसे निकालें? देखना जरा। भाई, लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता? 3, इतना हमें पता है। मैजिक नंबर क्या चल रहा है? 8, 8, 18, 18, 32। तो 3 + 8 कितना हुआ? 11। 11 + 8 कितना हुआ? 19। 19 + 18 कितना हुआ? 37। 37 + 18 कितना हुआ? 55। 55 + 32 कितना हुआ? 87। तो हमें इस समूह में केवल एक एलिमेंट का परमाणु क्रमांक याद है ना, तो बाकी सारे एलिमेंट के परमाणु क्रमांक आप आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे यहां पर भी ये सारे एलिमेंट एस ब्लॉक एलिमेंट हैं। अब ये आपको पता होना चाहिए कि बेरिलियम ये आपको पता होना चाहिए बेटा कि बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 है। मैजिक नंबर एस ब्लॉक का ये रहा, तो 4 + 8 कितना होता? 12। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 आएगा। 12 + 8 कितना होता? 20। तो कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 आएगा। 20 + 18 कितना होता? 38। तो स्ट्रोंशियम का परमाणु क्रमांक 38 आएगा। 38 + 32 कितना होता? देखते जाओ, ये 56 आएगा। 18 ऐड करोगे, सॉरी 32 नहीं करोगे, 56 में फिर 32 ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा? 88 आ जाएगा, 88 आ जाएगा। यहाँ पे स्कैंडियम, ये परमाणु क्रमांक लाइन से याद होना चाहिए। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, इनके परमाणु क्रमांक आपको याद होने ही चाहिए। 21 से लेके 30 तक, 21, 22, 23, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, ये आपको एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए। अब स्कैंडियम का अगर एटॉमिक नंबर 21 है तो एट्रियम कितना आएगा? 21 + 18 39। 39 + 18 कितना आएगा? 57। 57 + 32 कितना आ जाएगा? 89। क्लियर? तो ये स्कैंडियम परिवार के सदस्यों के परमाणु क्रमांक हो गए। टाइटेनियम फैमिली के परमाणु क्रमांक क्या आएंगे? तो मैजिक नंबर 18, 32, 32 फॉलो करोगे। टाइटेनियम अगर 22 है तो 22 और 18 कितने होते हैं? 40। तो जिरकोनियम का परमाणु क्रमांक कितना होगा? 40 होगा। 40 और 32 कितने होते हैं? 72।
72, सो हाफनियम का जो परमाणु क्रमांक आएगा वो 72 आएगा, 72 आएगा। इसके बाद 32 और ऐड कर दो तो 72 में अगर 32 ऐड कर दो तो कितने आते हैं? 104। तो रदरफोर्डियम का परमाणु क्रमांक 104 आएगा। ठीक इसी तरह से जैसे निकल का परमाणु क्रमांक 28 है, आपसे बोला जाए पैलेडियम का बताओ, तो 28 में कितना ऐड करोगे? 18। पहला मैजिक नंबर 28 और 18 कितना होता है? 46, 46। तो पैलेडियम का परमाणु क्रमांक 46 होता है। प्लेटिनम का कितना आएगा? 46 प्लस 32। 46 प्लस 32 कितना होता? 78। तो प्लेटिनम का परमाणु क्रमांक 78 आएगा। जिंक अगर 30 है तो कैडमियम 48 आएगा और मरकरी 80 आएगा। आप ऐड करके देख लो। तो इस तरह से आप एक एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर निकाल सकते हो। अब इस पीरियोडिक टेबल में बाकी जगह तो परमाणु क्रमांक आपको क्रम से दिखाई देंगे। 21 के बाद 22 आएगा, 22 के बाद 23 आएगा। आपको दो जगह गड़बड़ मिलने वाली है। कहां दो जगह गड़बड़ मिलने वाली है? एक तो यहां आप देखो लैंथेनम 57 के बाद सीधा 72 आ गया, और एक गड़बड़ आपको मिलने वाली है इधर। देखो आप एक्टिनियम 89 के बाद सीधे रदरफोर्डियम 104 आ गया। तो 14 एलिमेंट इधर मिसेंगे और 14 एलिमेंट इधर मिसेंगे। दरअसल सीरियम 58 से लेके और लॉरेंसियम 103 तक जो 14 एलिमेंट आते हैं ना, इन 14 एलिमेंट को हम बोलते हैं लैंथेनाइड। क्या बोलते हैं? लैंथेनाइड। और यहां पर थोरियम 90 से ले लो, और थोरियम से कहां तक ले लो? ये सॉरी एला लिख दिया मैंने, ल्यूटेशियम लिखना चाहिए था, है ना। तो सीरियम से लेके ल्यूटेशियम 1 कहां तक? 58 से लेके ल्यूटेशियम 71 तक। सीरियम 58 से लेके ल्यूटेशियम 71 तक जो 14 एलिमेंट हैं वो क्या है? लैंथेनाइड है। और थोरियम 90 से लेके कहां तक? लॉरेंसियम 103 तक। ये जो एलिमेंट हैं वो एक्टिनाइड्स हैं। वैसे लैंथेनाइड को एक और नाम दिया जाता है, इन्हें हम बोलते हैं दुर्लभ मृदा तत्व। दुर्लभ मृदा तत्व कैसे बोला जाता है? लैंथेनाइड को। और ये टोटल जो 28 एलिमेंट हैं इन्हें हम बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक के तत्व। क्लियर? तो याद रहेंगे सीरियम 58 से लेके ल्यूटेशियम 71 तक और थोरियम 90 से लेके लॉरेंसियम 103 तक। ये जो 28 एलिमेंट हैं इनको हम क्या नाम, किस नाम से जानते हैं? एफ ब्लॉक एलिमेंट। एफ ब्लॉक एलिमेंट में दो सीरीज आपको मिलेंगी, दो श्रेणियां मिलेंगी। एक तो लैंथेनाइड श्रेणी 58 से 71 की, दूसरी एक्टिनाइड श्रेणी थोरियम 90 से लॉरेंसियम 103 तक की। एक्टिनाइड श्रेणी के ज्यादातर तत्व तो मानव निर्मित हैं, तो इसको हम मानव निर्मित सीरीज भी बोलते हैं, मानव निर्मित श्रेणी ये नाम भी देते हैं। थोरियम 90 से लेके लॉरेंसियम 103 तक ये क्या है? मानव निर्मित श्रेणी है। उम्मीद है बात आपको समझ में आई होगी। बेटा ये एलिमेंट एनी हाउ आपको याद होने चाहिए। अब जब इतनी पीरियोडिक टेबल हमने याद कर ही ली है तो क्यों ना लैंथेनाइड और एक्टिनाइड भी याद कर लिए जाएं। देखें जरा, लैंथेनम 57 के बाद बातचीत स्टार्ट होती है। ये रहे 14 एलिमेंट, एटॉमिक नंबर लाइन से हैं।
सीरियम से लेके ल्यूटेशियम तक, इनको कैसे याद रखें? भाई घर में अगर आप अपने मम्मी पापा से कभी परमिशन मांगोगे भी मेरे को पिकनिक जाना है, तो जाने देते हैं क्या घर वाले? नहीं जाने देते। शुरू में तो मना ही कर देते, एक बार तो मना करेंगे ही सही। अब वो मना कर देते हैं तो क्या आप मानते हो? आप भी नहीं मानते। फिर आप क्या करते हो? आप पूरा का पूरा घर सिर पे उठा लेते हो कि नहीं भैया हमें तो जाना है, हमारे सारे दोस्त जा रहे हैं, दुनिया भर की बातें करते हो बेटा, लेकिन हम तो जाके रहेंगे, है ना। यहां पर भी आप परमिशन मांग रहे हो घर वालों से, और यूरोप घूमने की परमिशन मांग रहे हो। भाई कोटा में इधर से उधर तो जाने की परमिशन नहीं देते, यूरोप जाने की परमिशन तो कहां से दे देंगे, है ना। तो फिर क्या करोगे? कुछ और सिर पे उठाना पड़ेगा। तो क्या सिर पे उठाया? देखना जरा लेंथेनम के बाद की कहानी। ले सिर पर नदी पहाड़, अब घर नहीं उठाना, नदी पहाड़ समंदर ये सब सिर पे उठा लो। ले सिर पर नदी पहाड़ समंदर, निकल लिए। अब घर वाले मान गए, लेकिन घर वालों ने बोला था बेटा यहाँ लुटते पिटते रहते हो, यूरोप में अगर कोई लूट लेगा तुम्हें तो। आप नहीं माने। आखिरकार वो टाइम आ ही गया। यूरोपियन गड्डी में क्या हुआ? तबीयत ढीली हुई, कुछ लुटेरे मिल गए। तो ले सिर पर नदी पहाड़ समंदर यूरोपियन गड्डी में तबीयत ढीली हुई, और तबीयत ढीली होने से क्या हुआ? और तुम यहां भी लुटे। इंडिया में तो लुटते ही थे, यहां भी लुट पिट के आ गए। उम्मीद है ये लैंथेनाइड एलिमेंट आपको याद रहेंगे। चलो अब एक्टिनाइड भी याद कर लेते हैं, है ना। ध्यान दीजिएगा, ये थोरियम 90 से लेके लॉरेंशियम 103 तक के 14 एलिमेंट हैं जो एक्टिनाइड है। कैसे याद रखेंगे? तो ये मान लो इस बार यूरोप की बात कर लिया, और अमेरिका की कर लें। कैलिफोर्निया में एक झगड़ा हो गया आपका, अगले चौराहे पे लोग याद इंतजार कर रहे हैं, बोले आओ हम बताते हैं। तो आपने सोचा कि यार पुलिस बुलाएंगे, ठीक है, तब तक इससे कैसे निपटा जाए। तो बोले अपनी टोली में जो कुछ पहलवान जैसे लोग हैं उनको भेज देते हैं। तो थोड़े पहलवान भेज देते हैं उनके पास। तो क्या होगा, ध्यान देना कि थोड़े पहलवान क्या करेंगे? उनसे निपटेंगे। जो थोड़े पहलवान होंगे वो तो उनसे निपट लेंगे। और ये कौन से आदमी हैं? पुराने हैं अपने। हमने पहलवान वही भेजे हैं जो अपने पुराने विश्वास पात्र हैं। पता चला सामने वाले ने खरीद लिया, पैसा खूब है उसके पास। तो पुराने आदमी हैं भाई, पुराने आदमी कम बिकेंगे। तो थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आदमी कम बिकेंगे। और लोग बोले यार फर्मी और आइंस्टीन भी हैं, फर्मी मेंडलीव भी हैं, क्या इनको भी ले चले साथ में? तो हमने समझाया भाई ये साइंटिस्ट हैं यार, इनको थोड़ी लड़वाओगे। और खास करके कैलिफोर्निया जरा। तो कैसे याद करना था? थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आदमी कम बिकेंगे। और भाई ये कैलिफोर्निया है, यहाँ साइंटिस्ट को थोड़ी लड़वाओगे। तो कैलिफोर्निया में ऐसे फर्मी मेंडलीव नहीं लड़ेंगे। कैलिफोर्निया में ऐसे फर्मी मेंडलीव नहीं लड़ेंगे। क्लियर? सो अब उम्मीद है आपको पूरी पीरियोडिक टेबल याद हो जाएगी। बेटा एक बार में तो नहीं होगी, आपको 20 से 25 बार लिख लिख के हर एक एलिमेंट को बोल बोल के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यकीन मानना होगा ये 3 से 4 बार करोगे तो आपको ये गलती हो जाती है आपसे, आपको ये भ्रम हो जाता है कि यार हमने को पीरियोडिक टेबल आने लग गई।
हकीकत में आती नहीं, प्रैक्टिस लगती है, और ये प्रैक्टिस आपको लगातार करनी पड़ेगी बेटा। जब 20 से 25 बार करोगे तब ये पीरियोडिक टेबल पूरी तरह से याद हो पाएगी। देखना जरा। सो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा आवर्त सारणी चैप्टर, और शुरुआती 1-2 लेक्चर जो है वो किस्से कहानी की तरह है, जो आप 9th या 10th क्लास में पढ़ते ही हैं, उसी को थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लेंगे। आप ये समझें कि एटॉमिक स्ट्रक्चर की जब बात करते हैं तो वहां पर आप मोइले पढ़ते हैं, एटॉमिक नंबर पढ़ते हैं, परमाणु क्रमांक, है ना। काफी लेट खोज हुई है परमाणु क्रमांक की, काफी लंबी कहानी चली है। आपने परमाणु संरचना में पढ़ा होगा ना, सर जे थॉमसन ने दिया था प्लम पुडिंग केक मॉडल, तरबूज टाइप का वाटरमेलन मॉडल, है ना। और जे थॉमसन के जो स्टूडेंट थे वो रदरफोर्ड थे, तो जे थॉमसन का मॉडल गलत किया उन्होंने, और रदरफोर्ड ने फिर अपना मॉडल दिया। और रदरफोर्ड के स्टूडेंट थे मोइले, जिन्होंने परमाणु क्रमांक की खोज की। तो कितनी लंबी कहानी है ना। आप जे थॉमसन के स्टूडेंट रदरफोर्ड, रदरफोर्ड के स्टूडेंट मोइले, और मोइले का नाम आते आते वहां पर जाकर आप क्या कर रहे हैं, परमाणु क्रमांक की खोज कर पा रहे हैं। काफी लंबी दूरी है। कुल मिला के मेंडलीव के जमाने तक तो दुनिया को पता ही नहीं था कि परमाणु क्रमांक नाम की कोई चीज भी होती है। सारी कहानी परमाणु भार पर आधारित चल रही थी। तो अभी जितनी भी थ्योरी आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे, आप मान के चलना कि वो किस पर आधारित है, परमाणु भार पर आधारित है। वैसे सबसे पहली कोशिश आवर्त सारणी में तत्वों के लिए जो की, वो लेवोसियर ने की है। लेवोसियर का कहना था भाई 2 तरह के तत्व होते हैं। एक तो वो तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की जनरल प्रवृत्ति रखते हैं, सामान्य प्रवृत्ति रखते हैं, और दूसरे वो तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की सामान्य प्रवृत्ति रखते हैं। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की सामान्य प्रवृत्ति रखते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, मेटल बोला जाता है, धातु बोला जाता है। और ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की सामान्य प्रवृत्ति रखते हैं उन्हें हम अधातु जानते हैं, अधातु बोलते हैं। अधातु बोले तो नॉन मेटल बोलते हैं। अब ड्रॉबैक ही ड्रॉबैक है, इसके दोष ही दोष हैं भाई। गिने चुने एलिमेंट तो हैं जो आप क्लासिफाई कर पाओगे, लेकिन उपधातुओं को कहाँ रखोगे। उपधातुओं में धात्विक लक्षण भी होता है, धात्विक लक्षण भी होता है, उनको कहाँ रखोगे। उपधातुओं को छोड़ दो, आप अच्छी तरह से जानते हो बहुत सारे तत्व ऐसे हैं जो धनायन भी बनाते हैं, ऋणायन भी बनाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन देते भी हैं, इलेक्ट्रॉन लेते भी हैं। आप क्लोरीन को ही ले लो, Cl+ भी बनाता है, Cl- भी बनाता है, उसको कहाँ रखोगे। तो ऐसा कोई खास इंपॉर्टेंस इस क्लासिफिकेशन का है नहीं। ढेरों ड्रॉबैक हैं अगर आज के जमाने के हिसाब से देखा जाए, बट फिर भी एक पहली कोशिश थी जो एलिमेंट को क्लासिफाई करने की थी, तत्वों को वर्गीकृत करने की थी, तो उसको अप्रिशिएट करना बनता है। आपसे पूछा जाए तत्वों का तर्क संगत सबसे पहला वर्गीकरण देने की कोशिश किसने की है, तो अभी ऐसी बात है वो लेवोसियर है ना। लेवोसियर के बाद अगला नाम आता है न्यूलैंड का। आपने न्यूलैंड का ऑक्टेव रूल पढ़ा होगा। हम न्यूलैंड के ऑक्टेव रूल की बात कर रहे हैं, स्वरित्र के नियम की बात कर रहे हैं। जनरली हम इसे अष्टक का नियम बोल देते हैं, बट अष्टक का नियम वो एक अलग चीज है। आप तो मान लो, जो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। हिस्ट्री है, हिस्ट्री से आपके वैसे भी नीट में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते कहाँ, बहुत ज्यादा क्या आ ही नहीं रहे हैं पिछले 5-10 साल से उठा के अगर आप देखोगे तो हिस्ट्री से कहाँ क्वेश्चन। फिर भी हम क्यों छोड़ें, रिस्क क्यों लें, तो पढ़ लेते हैं। भाई न्यूलैंड ने क्या कहा था, जैसे संगीत में 7 स्वर होते हैं ना, उसको स्वरित्र बोलते हैं, उसको बोलते हैं ऑक्टेव। मैंने ऑक्टेट नहीं लिखा, मैंने ऑक्टेव लिखा है, हालांकि वो ऑक्टेट से मिलता जुलता है इसलिए वो नाम भी ले लेते हैं। तो जैसे संगीत के 7 स्वर होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी, ये 7 स्वर हैं। 8वां स्वर वापस से क्या आ जाता है, सा आ जाता है, सा रे गा मा पा धा नी, और फिर से क्या आ गया, सा आ गया। तो न्यूलैंड का कहना था ऐसा इधर भी है, अगर तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रख दिया जाए तो हर 8वें तत्व के जो गुणधर्म हैं वो पहले नंबर के तत्व के गुणधर्मों से मैच कर जाते हैं। ये न्यूलैंड ने कहा है, भाई मैंने नहीं कहा है। न्यूलैंड क्या कहते हैं कि तत्वों को रखो परमाणु भार के बढ़ते क्रम में। चलो मैं रख देता हूं, है ना, देखते हैं कि वाकई में ये सही है कि नहीं है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। प्यारे बच्चों, रोज आपके कमेंट आ रहे हैं कि सर आप इस टॉपिक के बारे में वीडियो बनाएं, इस टॉपिक को थोड़ा सा एलेबोरेट करें, इसको समझाएं।
प्लीज़ बेटा हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। दरअसल हो ये रहा है कि कई बार जो टॉपिक आप बोलते हैं ऑलरेडी उस टॉपिक का वीडियो अवेलेबल होता है हमारे YouTube चैनल पर, है ना। सो आप जब बेल आइकॉन प्रेस करते हैं तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी और वहाँ से आप हमारे सारे वीडियो देख पाएंगे। बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ये हो गए 6, ये हो गए 7। नाइट्रोजन के बाद क्या आता है? ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम। क्या ऐसा हो रहा है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी समान है? गिनो 1 2 3 4 5 6 7, 8वां ही तत्व तो है। यहां से गिनोगे तो 8वां तत्व ये है। क्या इन दोनों की प्रॉपर्टी समान है? क्या इन दोनों की प्रॉपर्टी समान है? नहीं आ रही है। फिर आप बोलोगे नहीं सर हमने पढ़ा तो है, 9th 10th क्लास में हमने पढ़ा है, और वहां पे एलिमेंट समान गुणधर्म वाले साथ भी आ रहे थे। दरअसल यहाँ पे एक लोचा कर दिया हमने। क्या लोचा किया है? हमने अक्रिय गैस ले ली। दरअसल न्यूलैंड ने जब ये क्लासिफिकेशन दिया उस समय तक अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी। अगर अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई है तो फिर ऑक्टेव रूल के हिसाब से एलिमेंट ऐसे लिखे जाएंगे। हाइड्रोजन, हीलियम तो पता ही नहीं, तो फिर क्या आएगा? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। गिनो 7 हो गए। अब 8वां जो एलिमेंट है वो है फ्लोरीन। नियोन का पता ही नहीं क्योंकि अक्रिय गैस तो खोज ही नहीं हुई है। तो नियोन के बाद अगला आता है सोडियम, फिर आता है मैग्नीशियम, फिर आता है एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, और सल्फर के बाद अगला एलिमेंट आता है क्लोरीन। क्लोरीन के बाद किसकी बारी आती है? तो वैसे तो क्लोरीन के बाद आर्गन आता है, बट ये हमें पता ही नहीं, आर्गन की तो खोज ही नहीं हुई। तो अगला क्या आया? पोटेशियम। उसके बाद अगला क्या आया? कैल्शियम। और अब अगर आप देखोगे तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एक जैसे गुणधर्म के तत्व हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एक जैसे गुणधर्म के तत्व हैं। ऑक्सीजन, सल्फर एक जैसे गुणधर्म के तत्व हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस एक जैसे गुणधर्म के तत्व हैं। क्लियर? सो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव ऐसे में तो काम करता है अगर अक्रिय गैसें आप नहीं दोगे तो। चलो अब बात करते हैं कि इस कंसेप्ट के ड्रॉबैक क्या हैं, दोष क्या हैं। ये जो हमने ऑक्टेव का कंसेप्ट पढ़ा, क्या दिक्कतें हैं इसके साथ? तो पहली दिक्कत तो क्या है? अक्रिय गैसों की खोज के बाद ये रूल अप्लाई नहीं किया जा सकता। अक्रिय गैस की दिक्कत है। अक्रिय गैसों की खोज के पश्चात यह नियम अप्लाई नहीं किया जा सकता। आप 8वें नंबर का एलिमेंट मैच करेंगे ही नहीं। और दूसरा, कैल्शियम 20 के बाद, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 20। तो परमाणु क्रमांक 20 के बाद के जितने भी तत्व हैं उनके लिए भी ये रूल एप्लीकेबल नहीं है। ये केवल परमाणु क्रमांक 20 तक ही चल सकता है। दो भारी भरकम ड्रॉबैक। अब यहां से एग्जाम में क्वेश्चन क्या आ सकते हैं? भाई आपको एक ऑब्जेक्टिव बना के पूछ लेंगे, 4 एलिमेंट दे देंगे, बोलेंगे कौन सा एलिमेंट है जो न्यूलैंड के वर्गीकरण में नहीं आएगा। तो देखो 4 में से अक्रिय गैस कौन सी है, या फिर वो एलिमेंट कौन सा है जिसका परमाणु क्रमांक 20 से ज्यादा है। या फिर क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि कौन से तत्व को सम्मिलित करने पर न्यूलैंड का नियम अमान्य हो जाएगा। उसमें भी 4 ऑप्शन दे देंगे। तो क्या देखोगे? अक्रिय गैस या फिर परमाणु क्रमांक 20 से ज्यादा। यही तो होता है। तो बड़ा आसान सा काम है पहचानना। अच्छा, अगर आप बोलोगे सर हमें लैंग्वेज लिखनी है तो थ्योरेटिकली कैसे लिखा जाए, ये नियम क्या है? तो न्यूलैंड के ऑक्टेव नियम के अनुसार यदि विभिन्न तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा जाए तो हर 8वां तत्व पहले तत्व के साथ गुणधर्मों में समानता दर्शाता है। इसी को आप न्यूलैंड का ऑक्टेव का नियम कहते हैं। इसके दोष क्या क्या हैं? तो अक्रिय गैसों की खोज के पश्चात यह अमान्य हो गया है। दूसरा दोष क्या है? कैल्शियम परमाणु क्रमांक 20 के बाद बाकी के जो तत्व हैं उनके लिए आप इसे लगा नहीं सकते, अप्लाई नहीं कर सकते, दिक्कत है। अब बात करते हैं डोवेरिनर का त्रिक नियम। क्या है डोवेरिनर का त्रिक नियम? आपने पढ़ा होगा ना। तो डोवेरिनर ने क्या किया था कि समान गुणधर्म वाले 3 तत्वों को मिला के एक समूह बना दिया। 3 एलिमेंट उठाए, इनके गुणधर्म एक जैसे थे
और उनको परमाणु भार के बढ़ते क्रम में ऊपर से नीचे तक जमा दिया। उस समूह को क्या बोला गया? त्रिक। अब त्रिक में मामला कुछ यूं बैठ रहा था कि जो बीच का तत्व था उसका परमाणु भार ऊपर और नीचे वाले तत्व के परमाणु भार का क्या आ रहा था? औसत आ रहा था। अब इससे क्या दर्शाने की कोशिश कर रहे थे डोबेरिनर? वो यही दर्शा रहे थे कि अगर परमाणु भार के सही क्रम में आप व्यवस्थित करो समान गुणधर्म वाले तत्वों को तो कर सकते हो, यानी परमाणु भार एक आधार बन सकता है वर्गीकरण का। क्लियर? क्या है डोबेरिनर का त्रिक नियम? आप इसको लैंग्वेज के तौर पे क्या समझाओगे? तो हम लिखेंगे भाई डोबेरिनर ने क्या किया, गुणधर्मों के समान गुणधर्मों के तीन तीन तत्वों के समूह बनाए। इन समूहों को क्या बोला गया? त्रिक बोला गया। त्रिक की खासियत क्या थी कि त्रिक में परमाणु भार के बढ़ते क्रम पे अगर तत्व व्यवस्थित हैं तो बीच वाले तत्व का जो परमाणु भार है शेष दो तत्वों के परमाणु भार के औसत के बराबर आता है। कैसे? जैसे डोबेरिनर ने एक त्रिक लिया लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का, इसका मिला के एक त्रिक बनाया गया। ठीक। अब आपको पता है लिथियम का परमाणु भार होता है 9, सोडियम का परमाणु भार कितना होता है? 39, और सोडियम पोटेशियम का 39, और सोडियम का परमाणु भार हम कितना ले लें? x। तो ये जो x आएगा वो क्या आएगा? 9 + 39 डिवाइडेड बाय 2 आएगा। और देखो ये वैल्यू कितनी आती है? सॉरी, ये लिथियम का ज्यादा लिख दिया, 7 होता है ना, लिथियम का परमाणु भार 7 होता है। अब यहां से जब आप निकालोगे तो ये जो वैल्यू आएगी वो 23 आएगी। तो x का परमाणु भार कितना होता है? सोडियम का परमाणु भार कितना होता है? 23 होता है। क्लियर? तो अगर तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखें, बीच वाले तत्व का परमाणु भार शेष दो तत्वों के परमाणु भार का क्या होता है? औसत होता है। अब यहां से एग्जाम में हमारे लिए क्या क्वेश्चन बनता है, क्या क्वेश्चन क्रिएट होता है? देखें जरा, क्वेश्चन कुछ यूं आ सकता है। और सबको इस तरह से क्वेश्चन दे दिया कि कहां पर डोबेरिनर का त्रिक नहीं होगा या कौन सा डोबेरिनर का त्रिक होगा, है ना। अब ये 4 ऑप्शन है, आपको बताना किसका डोबेरिनर का त्रिक कहां बनेगा, कहां नहीं बनेगा, कैसे पता लगाओगे? तो एक सिंपल सी ट्रिक याद करो बेटा। थोड़ी देर पहले हमने मैजिक नंबर पढ़े थे ना, हमने अलग अलग समूह एसपीडी के लिए अलग अलग मैजिक नंबर पढ़े हैं। तो याद ये रखना है कि जहां सेम मैजिक नंबर रिपीट हो जाए ना, वहां डोबेरिनर का त्रिक का नियम भी लग जाएगा। अब ये क्या बात हुई, समझो जरा। जैसे फर्स्ट ए में कौन कौन आते हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। ठीक है, मैजिक नंबर क्या चलता है? 8, 8, 18, 18, 32। तो एक तो इधर आपका सेम मैजिक नंबर रिपीट हो रहा है 8, 8, और अगला मैजिक नंबर इधर हो रहा है। मतलब डोबेरिनर के जो त्रिक बनेंगे वो 2 बनेंगे। कौन कौन से 2 बनेंगे? एक तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम का बनेगा, और एक त्रिक जो बनेगा वो बनेगा पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम का। क्लियर? तो ये 2 त्रिक पॉसिबल हैं, और इसी तरह से बाकी जगह लगाते जाओ। जैसे क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन दिया था, तो वो 7th ए के एलिमेंट है। क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। मैजिक नंबर क्या थे पी ब्लॉक के एलिमेंट के लिए? वो याद होने चाहिए, 8, 18, 18, 32, ये थे ना मैजिक नंबर।
तो सेम मैजिक नंबर कहाँ रिपीट हो रहा है? इधर हो रहा है। यानी हेलोजन फैमिली में ले दे के एक ही त्रिक बनेगा, वो त्रिक किसका होगा? क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का होगा, बाकी का नहीं होगा। भाई अगला जैसे कार्बन फैमिली है, फोर्थ ए है, तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, मैजिक नंबर क्या आएगा? 8, 18, 32 आएगा। क्लियर? अब यहां देखो आप, ये मैजिक नंबर रिपीट कर रहा है, ये मैजिक नंबर रिपीट कर रहा है, तो जो ट्रायड बनेगा सिलिकॉन, जर्मेनियम और टिन का बनेगा। तो इस तरह से आप आइडिया लगा सकते हो। यहां पे आपका आंसर क्या होगा? चेक कर लो। अब डोबेरिनर के त्रिक नियम में दिक्कतें क्या क्या हैं? तो बेटा सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि गिने चुने एलिमेंट पे ये रूल लगा सकते हो, हर कहीं तो ये रूल अप्लाई हो भी नहीं रहा। अच्छा, एक और अजीब बात है इसमें, जैसे मैं क्वेश्चन आपसे पूछूं कि डोबेरिनर का त्रिक का नियम किस पर आधारित है, या तत्वों के लिए कौन सी प्रॉपर्टी के लिए आप लगा सकते हो? ऑप्शन ए परमाणु भार, बी परमाणु क्रमांक, सी बोथ, डी नन। क्वेश्चन फिर से सुनना। डोबेरिनर ने जो त्रिक का नियम है निम्न पर आधारित दिया था। ऑप्शन ए परमाणु भार, बी परमाणु क्रमांक, सी बोथ, डी नन। तो आंसर आएगा बेटा परमाणु भार, क्यों दिया तो परमाणु भार पर आधारित है। अब हम क्वेश्चन को बदल देते हैं। हम क्वेश्चन ये बोलते हैं कि भाई डोबेरिनर का त्रिक का निम्न पर आधारित दिया जा सकता है। सुनना जरा, पहले था दिया था, इस बार ने क्या बोला? डोबेरिनर का त्रिक का नियम निम्न पर आधारित दिया जा सकता है, और 4 ऑप्शन दे दिए, परमाणु भार, परमाणु क्रमांक, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। बेटा इस बार आंसर आएगा बोथ, उपरोक्त दोनों। क्यों बोथ आएगा? आप देखना जरा, हमने एक जो त्रिक बनाया था, चलो यही त्रिक ले लो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम का। लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 है, पोटेशियम का 19 है और सोडियम का x। x क्या आ रहा है? 3 + 19 डिवाइडेड बाय 2, 11 आ रहा है ना। तो कोइंसिडेंसली ऐसा हुआ है कि जहां जहां आप डोबेरिनर का त्रिक का नियम परमाणु भार के लिए लगा पाते हो, वहां वहां ये नियम परमाणु क्रमांक के लिए भी लग जाता है। ये कोइंसिडेंसली हुआ। हालांकि परमाणु क्रमांक डोबेरिनर को तो पता भी नहीं था। क्लियर? ड्रॉबैक के नाम पे मैंने आपको बता ही दिया है कि डोबेरिनर के त्रिक नियम का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है? ये आप लिमिटेड एलिमेंट पे ही अप्लाई कर सकते हो, हर कहीं अप्लाई नहीं कर सकते। चलें बेटा, नया कंसेप्ट जो हमें डिस्कस करना है वो है लोथर-मेयर वक्र। लोथर-मेयर वक्र, लोथर-मेयर का कर्व। दरअसल मेंडलीव ने थोड़ा सा काम क्या था, आसान कर दिया था, चीज़ों को समझना आसान कर दिया था, इसीलिए उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा हो गई। हम में से लगभग हर वो स्टूडेंट जो साइंस को बिलोंग करता है, कहीं ना कहीं वो मेंडलीव का नाम सुनता ही है। क्यों? उनकी पीरियोडिक टेबल के लिए। हालांकि उतना ही इंपॉर्टेंट काम लोथर-मेयर ने किया था, बट उनको उतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि लोथर-मेयर का काम थोड़ा सा टिपिकल था, उतना सरल शब्दों में नहीं समझा जा सकता था, इसलिए वो उतने पॉपुलर नहीं हुए। इवन तो आप में से भी बहुत सारे बच्चे हो सकता है पहली बार ये नाम सुन रहे होंगे, लोथर-मेयर वक्र, तो उनको क्रेडिट थोड़ा कम मिला है। हालांकि उनका काम उतना ही इंपॉर्टेंट था जितना कि मेंडलीव का। लोथर-मेयर ने करा क्या, पहले तो ये समझें। लोथर-मेयर ने एक ग्राफ प्लॉट किया है कुछ इस तरह से। अब वो ग्राफ किस किस के बीच में प्लॉट किया गया है? तो लोथर-मेयर ने क्या किया, परमाणु आयतन और परमाणु भार के बीच में ग्राफ प्लॉट किया, और ये जो ग्राफ था वो कुछ इस पैटर्न पे आ रहा था। बेटा ये मैं उस ग्राफ का थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म दे रहा हूं। हकीकत में आप ग्राफ देखेंगे, जो थ्योरी अपलोडेड है आपके मॉड्यूल की, उसमें वो ग्राफ भी बना हुआ है, जो ओरिजिनल ग्राफ है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड है। तो उतना कॉम्प्लिकेट क्यों करें, थोड़ा आसान शब्दों में समझने की कोशिश की जाए। इस ग्राफ की खासियत क्या थी, इसमें जो शीर्ष स्थान था उसमें क्षारीय धातुएं आ रही थी, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये सब आ रहे थे शीर्ष स्थान पे।
और इस ग्राफ में डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्षारीय मृदा धातुएं आ रही थी, जैसे इधर बेरिलियम आ रहा, इधर मैग्नीशियम आ रहा, इधर कैल्शियम आ रहा। और जब इस ग्राफ में ऊपर की तरफ आ रहे थे एसेंडिंग पोजीशन में, तो हैलोजन आ रहे थे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये ऊपर की ओर जाते समय आ रहे थे। और ये जो बॉटम पोजीशन थी, बॉटम पोजीशन पे उप धातुएं आ रही थी, मेटलॉइड आ रहे थे, संक्रमण तत्व भी थे कुछ जो यहाँ पर आ रहे थे। वापस से याद दिला दूं, ये जो ग्राफ खींचा, उन्होंने ग्राफ में क्या देखा, उन्होंने देखा कि जो शीर्ष स्थिति है ग्राफ की, जहां जहां ये पीक बनता है, वहां कौन आ रहा है, वहां क्षारीय धातुएं आती हैं। और क्षारीय धातुओं को हम किस नाम से जानते हैं, फर्स्ट ए के नाम से जानते हैं। ठीक, इसमें अवरोही क्रम में, अवरोही बोले तो नीचे की तरफ आते हुए, तो अवरोही स्थिति में कौन आ रहा था, क्षारीय मृदा धातुएं आ रही थी। और क्षारीय मृदा धातुओं को आप किस नाम से जानते हो, सेकेंड ए के नाम से। इसमें बॉटम पोजीशन पे, यानी आधार पर, निचली स्थिति पर, बॉटम पोजीशन पर कौन आ रहा था, बॉटम पोजीशन पर उपधातुएं आ रही हैं। अब इस ऑब्जर्वेशन से, इस निरीक्षण से पता क्या चलता है कि अगर हम एक निश्चित अंतराल के बाद वापस से पीक पे आते हैं, तो समान गुणधर्म वाली जो धातु है वो अपने आप को रिपीट कर जाती है। सीधा सीधा कंसेप्ट यही है। तो इसी के आधार पर लोथर मेयर ने एक नियम दिया। क्या नियम दिया है कि यदि विभिन्न तत्वों को उनके परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया जाए, तब तत्वों के भौतिक गुणधर्म उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। फिर से सुनना, मैंने क्या बोला, लोथर मेयर ने क्या बोला है, विभिन्न तत्वों के भौतिक गुणधर्म उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। क्या मतलब हुआ इसका, आवर्ती फलन का मतलब क्या है कि परमाणु भार के आधार पे तत्व व्यवस्थित करते जाओ, क्या होगा, एक निश्चित अंतराल के बाद समान गुणधर्म वाले तत्व आने लग जाएंगे। ये होता है आवर्ती फलन। किसके आवर्ती फलन है, परमाणु भार के। और अगर आपको पता होगा, यही स्टेटमेंट आगे जाके बेस बना है मेंडलीव की आवर्त सारणी का। यही आगे जाके मेंडलीव की आवर्त सारणी का बेस बना है। क्लियर। ड्रॉबैक क्या था इसका, तो बेटा सबसे बड़ा ड्रॉबैक था कि ये ग्राफिकल फॉर्म में है। अगर कोई साइंटिस्ट है तो ठीक है, उसके पास तो डाटा सामने रखा होगा, लेकिन एक स्टूडेंट जो स्कूल में पढ़ रहा है वो इसको याद कैसे रखेगा। ग्राफ में हर एक एलिमेंट की पोजीशन को याद रख पाना बड़ा टफ टास्क था, और कुछ एक एलिमेंट मिसिंग भी थे जो सिस्टमेटिक वे में आ भी नहीं रहे थे। तो ये इसकी लिमिटेशन। हालांकि इस ग्राफ ने काफी हेल्प की मेंडलीव के लिए, और हम उसी को पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा, लोथर मेयर से क्वेश्चन क्या आ सकता है, लोथर मेयर का पहला क्वेश्चन तो ये आ सकता है कि लोथर मेयर का जो ग्राफ है किस किस के बीच में खींचा गया था, तो भाई परमाणु आयतन और परमाणु भार के बीच खींचा गया था। अगला क्वेश्चन ये आ सकता है कि शीर्ष स्थिति पे कौन है, अवरोही स्थिति पे कौन है, आरोही स्थिति पे कौन है, बॉटम स्थिति पे कौन है, वो हमने लिख लिया है। बताओगे बढ़ते हुए क्रम में आरोही स्थिति में कौन आ रहे थे, हैलोजन आ रहे थे। अगला क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि सपोज आपको एग्जाम में एक ग्राफ बना के दे दें। ग्राफ किसके बीच में दे रहे हैं, परमाणु आयतन और परमाणु भार के बीच में, और इसमें आपसे पूछ दिया कि इधर एक एलिमेंट है ई। बताओ ई कौन हो सकता है, और 4 ऑप्शन दे दिए, सोडियम, बी कैल्शियम, सी बोरॉन, डी एल्यूमिनियम। तो ऑब्वियस सी बात है क्षारीय धातु होगी तभी टॉप पे आएगी, और क्षारीय धातु इन 4 ऑप्शन में एक ही है, सोडियम। तो आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा। तो इस तरह के ऑब्जेक्टिव हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। चले अब हम बातचीत करते हैं किसकी, मेंडलीव आवर्त सारणी। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं, प्लीज़ उन्हें लाइक करें, शेयर करें
ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद बच्चों तक उनकी पहुंच हो सके। प्यारे बच्चों, आपका बहुत प्यार और स्नेह हमें मिल रहा है और यही वजह है कि हम हाईली मोटिवेटेड रहते हैं आपको अपनी बेहतर सुविधाएं देने के लिए, बेहतर सेवाएं देने के लिए। हेलो, हाँ याद आया आपके कॉल से, वो पेमेंट कर दूंगा मैं अभी। क्या 1-2 बजे तक मैं बिजी हूँ, तो आप 2:30 से 3 बजे के आसपास देख लीजिएगा। हे भगवान। थर्ड, देखें बेटा, अगर हम मेंडलीव की आवाज सारणी की बात करें तो उन्होंने एक टेबल, एक सारणी आपको बनाई है जिसमें जो आपकी क्षैतिज रेखाएं हैं, क्षैतिज फॉर्म में जो आपको ब्लॉक्स दिखाई दे रहे हैं वो दरअसल आवर्त हैं, और ऊर्ध्वाधर जो आपको खंड दिखाई दे रहे हैं वो समूह हैं। कितने आवर्त हैं मेंडलीव की आवाज सारणी में? 7 आवर्त हैं। और जो समूह बनाए गए हैं वो इन्होंने 1 से लेके 8 तक के 8 समूह बनाए हैं। हालांकि 1 से लेके 7 तक के जो समूह हैं उनको 2-2 हिस्सों में उन्होंने डिवाइड किया है। फर्स्ट ए फर्स्ट बी, सेकंड ए सेकंड बी, इस तरह से, जो कि हमने लेक्चर की शुरुआत में बात भी की थी। वहां पूरी पीरियोडिक टेबल में हमने ए बी केमिकल एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम में लिखा भी है, ये वही ए बी है। तो इस तरह से उन्होंने 1 से लेके 7 तक के जो समूह थे उनको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर रखा है। हालांकि 8वें नंबर का जो समूह है उसमें ए बी नहीं किया। 8 में उन्होंने 9 एलिमेंट रखे हैं, 3-3 इस तरह के ऊर्ध्वाधर खंड बना के। हर एक खंड में कितने एलिमेंट? 3 एलिमेंट। सो इस तरह से 8th ग्रुप है जहां पर ए बी कुछ नहीं किया है। हालांकि बाद में एक और साइंटिस्ट आते हैं रैमसे, और रैमसे ने इसमें एक और ग्रुप ऐड कर दिया, 0 ग्रुप। तो टोटल ग्रुप हो गए फिर कितने? 9। 0 ग्रुप में कौन रखे गए? अक्रिय गैसों को रखा गया। तो अक्रिय गैसों को मिला के एक ग्रुप बनाया गया, 0 ग्रुप, जो रैमसे के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया। किसके आधार पर बनाया? तो मेंडलीव का कहना था भाई कि जो परमाणु भार है वो तत्वों की आधारभूत इकाई है, बेस है एलिमेंट के लिए, किसी भी चीज को परिभाषित करने के लिए, उनकी प्रॉपर्टी को समझने के लिए। और अगर विभिन्न तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रख दिया जाए, अगर विभिन्न तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रख दिया जाए तो हर तत्व के लिए एक स्टेटमेंट जरूर बोला जा सकता है। पूरी पीरियोडिक टेबल के लिए एक स्टेटमेंट बोला जा सकता है। क्या स्टेटमेंट बोला जा सकता है? कि विभिन्न तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म, ये मेंडलीव का आवर्त नियम है बेटा जो मैं बोल रहा हूं। विभिन्न तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। यानी एक निश्चित परमाणु भार के बाद समान गुणधर्म वाले तत्वों की पुनरावृत्ति शुरू हो जाती है। ये है मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल। अब इस पीरियोडिक टेबल से फायदे क्या हुए, नुकसान क्या हुए, उनकी बातचीत कर लेते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी के लाभ, फायदा क्या हुआ?
तो भाई सबसे बड़ा फायदा जो हुआ वो ये कि तत्वों का अध्ययन आसान हो गया। कैसे तत्वों का अध्ययन आसान हो गया, खुद ही सोचो जरा। भाई लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम पूरा ग्रुप है। अगर आपको सोडियम के गुणधर्म पता है, उसकी प्रॉपर्टी पता है, तो भाई पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम की प्रॉपर्टी भी उससे मिलती जुलती होंगी ना, तो याद करने में इतनी मुश्किल तो नहीं आएगी। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में अगर क्लोरीन आपको पता है तो ब्रोमीन, आयोडीन के बारे में आइडिया लगा ही सकते हो ना थोड़ा बहुत। सबसे बढ़िया काम जो हुआ वो स्टूडेंट के लिए हुआ कि तत्वों का अध्ययन क्या हुआ, आसान हो गया। आसानी से तत्व वो याद रख सकते थे, उनके गुणधर्म याद रख सकते थे। अगला फायदा क्या हुआ, नए तत्वों की खोज। भाई मेंडलीव की आवर्त सारणी में कुछ तत्वों के लिए जगह छोड़ दी गई। मेंडलीव बोले भाई मुझे तो अभी तक ये तत्व नहीं मिले हैं, अभी तक डिस्कवर नहीं हुए हैं, बट फ्यूचर में ये एलिमेंट जरूर खोजे जाएंगे, और जब ये एलिमेंट खोजे जाएंगे तो ये इनकी प्रॉपर्टीज होंगी, इनके गलनांक क्वथनांक कुछ इस तरह के होंगे। तो वो एक आइडिया उन्होंने पहले से दे दिया। अब आप बोलोगे सर ये कौन सी बड़ी बात है, ये काम तो हम भी कर सकते थे। भाई लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम ये ग्रुप है। सपोज मुझे सोडियम पता है, आगे पोटेशियम अभी खोजा नहीं गया, तो मैं तो बोल दूंगा ना भाई सोडियम के नीचे ये जगह खाली रखी है, फ्यूचर में जो एलिमेंट आएगा वो एक धातु होगी, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागेगी, उसके गलनांक तुलनात्मक रूप से कम रहेंगे क्योंकि क्षारीय धातु रहेगी। तो बोला ये तो हम भी बता सकते हैं। मेंडलीव ने क्या अलग किया, बेटा मेंडलीव ने इनके फिजिकल कांस्टेंट इस हद तक बताए हैं, डेसिमल के 2 डिजिट तक सही निकाल के दिया है। सोचो आप, गलनांक, क्वथनांक, घनत्व, ये सारी वैल्यू दशमलव के 2 अंक तक सही सही निकाल के देना, जबकि एलिमेंट खोजा ही नहीं गया। ये तो ऐसे लग रहा था जैसे कोई एलियन डाटा पकड़ा के चला गया हो इनको, मेंडलीव को, कि लो भाई छाप दो, करीब करीब ऐसे ही लग रहा था। ये इतना आसान काम नहीं है कि दशमलव के 2 अंक तक का डाटा उठा के आप दे दो, बट मेंडलीव ने ये कर दिखाया। अच्छा, वो कौन कौन से एलिमेंट हैं जिनके लिए जगह छोड़ के गए थे मेंडलीव? तो भाई गैलियम, स्कैंडियम, जर्मेनियम और टेक्नीशियम, इनके लिए जगह छोड़ के गए थे। अच्छा, ये नाम तो बाद में दिए गए हैं, गैलियम, स्कैंडियम, जर्मेनियम, टेक्नीशियम, ये तो बाद में दिए गए नाम है ना। मेंडलीव ने भी इनको कुछ नाम दिए होंगे। तो इसको नाम दिया गैलियम को एक का एल्यूमिनियम, स्कैंडियम को क्या दिया, एक का बोरॉन, जर्मेनियम को क्या नाम दिया गया, एक का सिलिकॉन, और टेक्नीशियम को नाम क्या दिया गया, एक का मैग्नीज। मेंडलीव ये नाम देके गए थे। एका का मतलब होता है एलिमेंट फॉलोइंग, एलिमेंट फॉलो। एलिमेंट किसको फॉलो कर रहा है, किसका अनुसरण कर रहा है। तो एका एल्यूमिनियम का मतलब ऐसा एलिमेंट जो एल्यूमिनियम का अनुसरण करता हुआ मिलेगा। एका बोरॉन का मतलब ऐसा एलिमेंट जो बोरॉन का अनुसरण करता हुआ मिलेगा। ये वो नाम है जो मेंडलीव ने दिए थे। अब इन एलिमेंट को कैसे याद रखें, तो बड़ा आसान सा काम है भाई, आप याद रख लेना, गंगा से कहां तक, जमुना तक। तो गंगा से जमुना तक ये जो 4 एलिमेंट हैं के बारे में पहले ही भविष्यवाणी करके चले गए अपने मेंडलीव भाई, और बाद में ये एलिमेंट खोजे भी गए, तो ये फायदा हुआ है। अच्छा, अब एक और फायदा ये दिला के गए हैं अपने लिए। क्या फायदा दिला के गए हैं? परमाणु भार में संशोधन। कुछ एलिमेंट ऐसे थे जहां मेंडलीव को लग रहा था यार इनके परमाणु भार गलत दे रखे हैं, इनको सुधारने की जरूरत है। तो उन्होंने वो परमाणु भार सुधार भी दिए। कौन कौन से एलिमेंट थे? जैसे एक बेरिलियम का एग्जांपल ले लो, है ना। अब बेरिलियम में पहले जो कंसेप्ट चलता था मेंडलीव के पहले, वो क्या था, और उसके बाद मेंडलीव ने जो संशोधन किया वो क्या किया। उससे पहले एक चीज और आपको याद होनी चाहिए
कि जो परमाणु भार होता है वो किसके बराबर होता है? वो बराबर होता है तुल्यांकी भार मल्टीप्लाई बाय संयोजकता। ये बेटा अभी समझने की जरूरत नहीं है, जब आप मोल कंसेप्ट पढ़ोगे तो वहां पर बहुत सारा यूज आएगा इस फॉर्मूले का। क्लियर? पहले क्या था, बेरिलियम के लिए जो तुल्यांकी भार माना जाता था, क्या ये तुल्यांकी भार तो प्रैक्टिकल है, इसको तो आप बदल नहीं सकते, वो 4.5 था। और संशोधन के टाइम पे भी तुल्यांकी भार 4.5 ही रहेगा, 4.5 ही रहेगा, इसको तो कैसे बदल दोगे? हाँ, बैलेंसी फैक्टर जो था, संयोजकता जो थी, उसको लेके डाउट था। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल देने से पहले पहले तक संयोजकता 3 मानी जाती थी। और अगर संयोजकता 3 लेके चलोगे तो जो परमाणु भार आएगा वो 4.5 मल्टीप्लाई बाय 3 तुल्यांकी भार मल्टीप्लाई बाय संयोजकता, उस हिसाब से परमाणु भार 13.5 होता है। बट बेरिलियम के लिए 13.5 13.5 परमाणु भार पे सही जगह नहीं बन रही थी। और मेंडलीव ने देखा कि बेरिलियम की सही जगह कहां बनती है? जहां एटॉमिक वेट 9 है। तो उन्होंने कहा भाई ठीक है, हम इसमें चेंज कर देते हैं। मेंडलीव ने जो संशोधन किया वो वैलेंसी में किया। बोले इसकी वैलेंसी चेंज करो भाई, बेरिलियम की इसकी वैलेंसी 2 कर दो। वैलेंसी जैसे ही 2 करी, अब इसका एटॉमिक वेट आ गया 4.5 मल्टीप्लाई बाय 2 9, और एटॉमिक वेट 9 वाली जगह पे बेरिलियम एकदम फिट हो रहा था, फिट कर दिया। अब ऐसा के लिए बेरिलियम के साथ नहीं किया है, बहुत सारे एलिमेंट हैं, आप याद रख लो, यू, बेईमान, इंसान और फट्टू, यूरेनियम, बेरिलियम, इंडियम और प्लेटिनम। कैसे याद रखना? यू, बेईमान, इंसान, फट्टू, ये वो एलिमेंट थे जिनके परमाणु भार में संशोधन किया है। किसने किया है? मेंडलीव ने। तो बहुत सारे अच्छे अच्छे काम किए हैं भाई, तत्वों की स्टडी आसान हो गई है, नए तत्वों की खोज हम कर पाए हैं, और कुछ तत्व ऐसे थे जिनके परमाणु भार में इन्होंने संशोधन भी किया है। अब हमने इनकी अच्छाई तो कर ली, अच्छी अच्छी बातें तो समझ ली। अब ऐसा थोड़ी है कि ये परफेक्ट पीरियोडिक टेबल थी। अगर परफेक्ट ही होती तो हम फिर लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल पढ़ी क्यों रहे? आवर्त सारणी का दीर्घ स्वरूप, वही तो है जो आजकल चलती है, उसको क्यों पढ़ रहे हैं? तो इसमें ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारे दोष भी थे। गुण तो देख लिए, अब दोष भी देख लिए जाएं। हम इंडियन वैसे भी दोष देखने में तो नंबर 1 होते हैं, सबसे पहले देखते हैं। गुण देखें ना देखें, दोष जरूर देख लेंगे। तो देखते हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्या दोष है। सबसे पहली दोष, इनमें कुछ असामान्य युग्म हैं, यानी सभी तत्वों परमाणु भार के बढ़ते क्रम में नहीं है। जितने भी एलिमेंट हैं वो परमाणु भार के बढ़ते क्रम में नहीं है। मतलब ये कौन से हैं? ये असामान्य युग्म हैं। सामान्य क्या होते हैं? परमाणु भार के बढ़ते क्रम में। जैसे अब आर्गन और पोटेशियम देखो आप, पोटेशियम का परमाणु भार 39 है और ये 39.9 लगभग 40 मान लो। तो पहले किसको आना चाहिए था? पोटेशियम, फिर आर्गन आना चाहिए था, लेकिन है उल्टा। आर्गन पहले आता है, पोटेशियम बाद में आता है। इसी तरह से टेल्यूरियम और आयोडीन में होता है। आयोडीन 127, ये 126.5, ये 127.5, तो ये ज्यादा है, इसका परमाणु भार कम है, फिर भी ये पहले है। थोरियम, प्रोटोएक्टिनियम देख लो, ये 231, ये 232, ये 231, ये 232, ये भी गड़बड़ है। कोबाल्ट और निकल, इसमें भी गड़बड़ है। बेटा परमाणु भार आपको याद करने की जरूरत नहीं है इतने, इसलिए मैंने लिखे भी नहीं है। आपको तो बस ये असामान्य युग्म पूछे जाएंगे। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा असामान्य युग्म नहीं है, या निम्नलिखित में से कौन सा असामान्य युग्म है। तो इस तरह से 4 ऑप्शन बना देंगे, तो ये एग्जाम्पल याद होने चाहिए। ये असामान्य युग्म थे मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में। कैसे याद रखोगे? आसान काम है इसको भी याद रखने का। क्या आसान काम है? आमिर खान।
तो आप कैसे याद रख सकते हो इस एनोमेलस पेयर को, असामान्य युग्म को? आमिर खान तेरी इच्छा ठंडा पानी क्यों नहीं, याद कर लो, हो जाएगा, कोई भारी भरकम काम नहीं है। आमिर खान तेरी इच्छा ठंडा पानी क्यों नहीं, ये एनोमेलस पेयर थे, असामान्य युग्म थे मेंडलीव की आवर्त सारणी में। अच्छा, क्या एकमात्र यही समस्या थी? बेटा समस्या इसके साथ और भी है। जैसे आपने क्या किया कि फर्स्ट ग्रुप में फर्स्ट ए और फर्स्ट बी को एक साथ रख दिया, गलत बात है। मतलब अगला दोष क्या है? असमान गुणधर्म वाले तत्व, असमान गुणधर्म वाले तत्व किसमें? समान समूह में। आप देखो ना, फर्स्ट ए में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, ये एलिमेंट आते हैं, क्षारीय धातु हैं। जबकि फर्स्ट बी में इन्होंने क्या रखा? कॉपर, सिल्वर, गोल्ड को रखा। अब इनको एक साथ रखने का क्या तुक बनता है भाई? ये क्षारीय धातु हैं, इनकी क्रियाशीलता बहुत ज्यादा है, हद से ज्यादा। आप खुला नहीं छोड़ सकते इनको तो वातावरण में। जबकि ये क्या है? पुराने जमाने के सिक्के से बनते थे, खुला छोड़ने की तो बात ही छोड़ दो, सिक्के बना के चला रहे हो, यानी इनकी क्रियाशीलता कम है, इनके घनत्व कम है, इनके घनत्व ज्यादा है। इनको पानी में डालो, बढ़िया पटाखे फूटेंगे, इनको आप पानी से धो डालो, कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो कहीं से कहीं तक प्रॉपर्टी मैच नहीं करती, उसके बाद भी एक ही ग्रुप में उठा के रख दिया, कोई मतलब नहीं बनता। असमान गुणधर्म वाले तत्व क्या है? समान समूह में रख दिए गए हैं। यह भी एक बहुत बड़ी समस्या है किसकी? मेंडलीव आवर्त सारणी की। अच्छा, एक और दिक्कत इसके अलावा, समान गुणधर्म वाले तत्व असमान समूह में, कुछ तत्व ऐसे थे जिनके गुणधर्म मैच करते हैं, उनको अलग अलग रख दिया। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड और प्लेटिनम देखो भाई, दोनों के ही गहने बनते हैं आजकल, प्लेटिनम के भी खूब चल रहे हैं। तो दोनों ही नोबल मेटल हैं, दोनों ही आसानी से क्रिया नहीं करती, तो एक साथ होना चाहिए ना। आप अच्छी तरह से देखना, गोल्ड किस में है? फर्स्ट बी में है, और प्लेटिनम किस में है? 8th ग्रुप में है। दिक्कत ही है। इवन दो बेरियम वो लेड मैच करते हैं, बेरियम अल्कली अर्थ मेटल में है, लेड कार्बन फैमिली में है, उनके ग्रुप अलग अलग हैं। सो समस्याएं बहुत सारी हैं। समान गुणधर्म वाले तत्व तो अलग अलग समूह में है, असमान गुणधर्म वाले तत्व तो एक ही समूह में है, तो प्रॉब्लम तो है ही सही। इसके अलावा और क्या दिक्कत है? तो अगली दिक्कत है लेंथेनाइड एक्टेनाइड की। ये क्लियर ही नहीं किया गया कि लेंथेनाइड और एक्टेनाइड थर्ड ए में आएंगे कि थर्ड बी में। मेंडलीव तो इतना बोल के निकल लिए, बोले थर्ड ग्रुप में आएंगे, बात खत्म। अरे भाई, थर्ड ग्रुप में भी तो आपने दो बना रखे हैं, आपने थर्ड ए भी बना रखा है, थर्ड बी भी बना रखा है, तो किस में लेंथेनाइड एक्टेनाइड को किस में रखें? थर्ड ए में रखें कि थर्ड बी में रखें? अब मेंडलीव तो निकल लिए, बोले अपने हिसाब किताब लगाते रहो, हमने तो बोल दिया थर्ड में है, दिक्कत है। तो लेंथेनाइड एक्टेनाइड की प्रॉपर पोजीशन नहीं बताई है, कहां आएंगे। और हाइड्रोजन तो आवारा तत्व तो है ही सही, उसकी पोजीशन ना तो पहले कभी बता पाया कोई, ना आगे कोई बता पाएगा, तो हाइड्रोजन की पोजीशन भी दिक्कत देती है, प्रॉब्लमेटिक है। तो कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन उसके बाद भी बिल्कुल हिस्ट्री चेंज करके रख दी है मेंडलीव ने, और ये उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आपको बता दूं, ये 1869 के आसपास की बात है, 1869 के आसपास की। मुझे आज भी वो दिन अच्छी तरह से याद है, नहीं मैं मजाक कर रहा था, है ना, इतने पुराने दिन। सो 1869 के आसपास है, मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल दी है, जबकि 63 एलिमेंट थे उस समय तक जो पता थे लोगों को, उन्होंने 63 एलिमेंट को क्लासिफाई भी कर दिया है। रशियन साइंटिस्ट थे, तो कभी कभी हिस्ट्री से रिलेटेड ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि मेंडलीव कहाँ के थे? रशिया के थे, रशियन साइंटिस्ट थे। 1869 के आसपास इन्होंने ये थ्योरी दी है, जहाँ पर 63 एलिमेंट्स नॉन एट दैट टाइम, उनके समय तक जो 63 एलिमेंट थे उनको उन्होंने क्लासिफाई कर दिया है। अब आगे जो पीरियोडिक टेबल है वो कौन सी है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस पर आधारित है? परमाणु क्रमांक पर आधारित है। और उसके बाद जो पीरियोडिक टेबल आती है वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित है, आवर्त सारणी का दीर्घ स्वरूप। प्यारे बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि जो टॉपिक हम यहाँ पढ़ा रहे हैं वो आप तक भी पहुँचें, आप भी उनका लाभ ले सकें, तो प्लीज़ कॉल करें 1800
21217999। चले अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आधुनिक आवर्त सारणी। फिर से एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं बेटा, हम आधुनिक आवर्त सारणी नहीं पढ़ते, हम पढ़ते हैं वर्तमान आवर्त सारणी, आवर्त सारणी का दीर्घ स्वरूप। बट नाम इसका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है तो है, अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि उस जमाने के हिसाब से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल थी। वैसे इसका दूसरा नाम मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, इसको हम संशोधित मेंडलीव आवर्त सारणी भी बोलते हैं। संशोधित मेंडलीव की आवर्त सारणी, ये नाम मुझे ज्यादा सही लगता है, मॉडिफाइड मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, है ना। संशोधन क्या है, पहली बात तो समझो किस पर आधारित है, तो मोइले का जमाना आ गया भाई, उन्होंने परमाणु क्रमांक की खोज की और इसीलिए उन्होंने ये आवर्त सारणी भी दे दी। फिर मोइले ने देखा यार परमाणु भार की बजाय अगर एलिमेंट को परमाणु क्रमांक पर आधारित कर दिया जाए और सारणी बना दी जाए तो ये सारणी में जो ड्रॉबैक हैं काफी हद तक दूर हो जाते हैं, वो ड्रॉबैक जो मेंडलीव की आवर्त सारणी में थे। तो सबसे पहले किस पर आधारित है, तो याद रखिएगा यह जो आवर्त सारणी है मोइले के एक्सरे विवर्तन प्रयोग द्वारा प्राप्त, मोइले के एक्सरे विवर्तन प्रयोग द्वारा प्राप्त परमाणु क्रमांक पर आधारित है। किस पर आधारित है, परमाणु क्रमांक पर आधारित है। क्लियर, मोइले का जो एक्सरे विवर्तन प्रयोग है उससे परमाणु क्रमांक मिला, उस पर बेस्ड ये पीरियड। अब परमाणु भार को परमाणु क्रमांक कर दिया तो आवर्त नियम भी बदल गया। तो आपसे पूछा जाए आधुनिक आवर्त नियम क्या, तो बेटा आधुनिक आवर्त नियम होगा तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। मेंडलीव का आवर्त नियम क्या था, तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। अब आधुनिक आवर्त नियम क्या है, तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। क्लियर। और जैसे आपने परमाणु भार को परमाणु क्रमांक किया, बेस चेंज किया, दो दिक्कतें दूर हो गई, दो इसके बेनिफिट मिलने लग गए। क्या गुणधर्म मिले इस आवर्त सारणी से, तो पहली चीज जो आपका ये मामला था कि फर्स्ट में फर्स्ट ए और फर्स्ट बी एक साथ थे, अभी ये फर्स्ट ए फर्स्ट बी एक साथ नहीं है, ये दूर दूर हो गए हैं। फर्स्ट ए इस कोने में आ गया तो फर्स्ट बी इधर आ गया, अलग अलग हो गए। और उसके अलावा ये जो था आमिर खान तेरी इच्छा ठंडा पानी क्यों नहीं, ये पढ़ते थे ना, असामान्य युग्म, अब ये युग्म असामान्य नहीं रह गए, अब ये युग्म सामान्य हो गए। तो आमिर खान तेरी इच्छा ठंडा पानी क्यों नहीं, ये युग्म क्या हुए, सामान्य हो गए। क्योंकि अगर भाई परमाणु क्रमांक के आधार पर देखोगे तो आर्गन 18 है, पोटेशियम 19 है, बिल्कुल सही तो है, कोई दिक्कत ही नहीं। और ठीक टेल्यूरियम आयोडीन हर जगह यही कहानी है। कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक कितना होता है 27, निकल का कितना होता है 28, तो बिल्कुल सही है। तो परमाणु क्रमांक के आधार पर ये असामान्य नहीं रह गए, अब बिल्कुल सही है। एक और फायदा हुआ है इस आवर्त सारणी का, फायदा क्या हुआ कि ये क्लियर कर दिया गया कि लेंथेनाइड और एक्टिनाइड जो है वो थर्ड बी का हिस्सा है, थर्ड ए का हिस्सा नहीं है। ये भी क्लियर कर दिया कि लेंथेनाइड एक्टिनाइड किसका हिस्सा है, थर्ड बी का हिस्सा है। बाकी जो ड्रॉबैक उनकी आवर्त सारणी में थे इसमें भी है, यहां भी कंटिन्यू करेंगे। क्लियर। देखें बेटा, अब हम बातचीत जो करनी है आवर्त सारणी के दीर्घ स्वरूप पर करनी है। और अब तक इतना तो आपको याद ही हो गया होगा कि आवर्त सारणी का जो दीर्घ स्वरूप है
वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित है। यानी इससे पहले कि हम ये आवर्त सारणी पढ़ें, हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे आपकी कमांड सही है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से पहले कुछ चीजें जरूरी हैं। कोष क्या है, उपकोष क्या है, क्वांटम संख्या एन और एल क्या होती है, ये सब आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं। फिलहाल मैं मान के चल रहा हूं कि एटॉमिक स्ट्रक्चर आपने पढ़ा नहीं है। तो अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर आपका पढ़ा हुआ नहीं है तो क्या करें फिर? शॉर्ट में तो बातचीत खत्म कर ही सकते हैं। जैसे वो द्विविमीय पथ जहां पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, उस इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ घूमता है, उसे बोला जाता है कक्षा। और कक्षा को ही हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कोष से रिप्रेजेंट करते हैं। और कोष को मुख्य क्वांटम संख्या n से दर्शाया जाता है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, इस तरह से। तो ये मुख्य क्वांटम संख्या क्या आती है? n आती है, जो कोष को बताती है। अच्छा, किसी भी कोष को देखो तो उसको आप छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ सकते हो। दरअसल कोष में क्या होते हैं? उपकोष होते हैं, है ना। और उपकोष को L से दर्शाया जाता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5। जैसे L मान किसके लिए होता है? S उपकोष के लिए। 1 मान किसके लिए होता है? P उपकोष का। 2 किसका होता है? D, F, G और H। G और H की वैसे तो जरूरत नहीं पड़ती, बट हाँ, हायर स्केल पे अगर डिस्कस करना है तो कर सकते हैं, इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो कक्षा यानी कोष, कोष को हम n से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। n का मतलब 1 है, अगर n 1 लिया है मतलब प्रथम उपकोष है, n 2 है तो द्वितीय उपकोष है, 3 है तो तृतीय उपकोष है, 4 है तो चतुर्थ उपकोष है। सॉरी, उपकोष बोल रहा हूं बार बार, कोष है ना। n का मतलब 1, 2, 3, 4। n का मतलब 4, n अगर 4 दिया है तो चौथा कोष है, n 6 दिया है तो छठा कोष है। ठीक, वैसे इसको इंग्लिश में भी याद कर लीजिएगा, कई बार क्वेश्चन में इंग्लिश मिलती है। कक्षा को बोला जाता है इंग्लिश में ऑर्बिट, और कोष को क्या बोला जाता है? सेल। ठीक, उपकोष को इंग्लिश में हम बोलते हैं सबसेल। सबसेल के लिए L की वैल्यू फिक्स है। S सबसेल के लिए L होता है 0, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3, G के लिए 4, H के लिए 5। अब यहां पर कुछ रूल आपको याद रखने हैं। क्या रूल याद रखने हैं? nth कोष में, ध्यान दीजिएगा, nth कोष में कुल या फिर L का अधिकतम संभव मान, nth कोष में L का अधिकतम संभव मान कितना हो सकता है? तो n-1 हो सकता है। इसका क्या मतलब हुआ? जैसे मैं बोलूं कि n बराबर 5 है तो 5वें कोष में L कहां तक जा सकता है? 5-1 यानी 4 तक जा सकता है। 4 तक जा सकता है मतलब यहां तक। 5वें कोष में G उपकोष हो सकता है। जैसे मैं आपसे बोलूं तीसरा कोष है तो n बराबर 3 हो गया, तो उसमें L कहां तक जा सकता है? 3-1, 2 तक जा सकता है। और L का मान 2 किसके लिए होता है? D उपकोष के लिए होता है। तो इस तरह से याद रखिएगा, क्लियर, कि nवें कोष के लिए L का अधिकतम संभव मान जो होता है वो n-1 होता है। और nth कोष में कुल उपकोष, nth कोष में जो कुल उपकोष होते हैं वो कितने होते हैं? n हो सकते हैं। तीसरे कोष में 3 उपकोष होते हैं, 3s, 3p, 3d। चौथे कोष में 4 उपकोष होते हैं, 4s, 4p, 4d, 4f। तो nth कोष में कितने उपकोष हो सकते हैं? n उपकोष हो सकते हैं। एक और, किसी भी उपकोष में कक्षक कितने हो सकते हैं? तो किसी उपकोष में कक्षक, ये भी अपने को सिंपल सा एक फॉर्मूला याद रखना है, 2l+1 इतने हो सकते हैं। कैसे, समझो। मैं बात कर रहा हूं उपकोष की, उपकोष के लिए l का मान और उस उपकोष में कितने कक्षक होते हैं उसकी बातचीत। S उपकोष के लिए l का मान कितना होता है? 0। कक्षक कैसे आएंगे?
कुल कक्षक का फॉर्मूला आपको याद होगा 2l + 1, l की वैल्यू 0 रखो तो s उपकोष में एक ही कक्षक होता है। p उपकोष के लिए l का मान 1 होता है, 2 × 1 + 1 तो कितना आ गया 3, 3 कक्षक होते हैं। d उपकोष l का मान 2 होता है और कुल उपकोष इसमें जो आते हैं वो 5 आते हैं। f में कितने आते हैं, l की वैल्यू 3 है और कुल कक्षक आते हैं 7। g के लिए l की वैल्यू 4 आएगी, कितने आएंगे 9। h के लिए g की वैल्यू 5 आएगी, कितने आएंगे 11। रिप्रेजेंट करना है तो आप इसीलिए जो s कक्षक होता है उसमें एक इस तरह से बॉक्स बना देते हो ना, p जो होता है उसमें आप 3 इस तरह से बॉक्स बनाते हो, ये 3 कक्षक हो गए। d में आप 5 इस तरह से बॉक्स बना देते हो, 5 कक्षक हो गए। f में आप इस तरह से कितने बॉक्स बना देते हो, 7 बॉक्स बना देते हो, तो ये कितना हो गया 7 कक्षक हो गए। अच्छा, एक कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और इलेक्ट्रॉन भरते कैसे हैं, जैसे आपको एक इलेक्ट्रॉन भरना तो इधर भरो, दूसरा यहाँ पेयरिंग में नहीं आएगा, दूसरा इधर आएगा, तीसरा इधर आएगा। आप इलेक्ट्रॉन को युग्मन में तब तक नहीं ला सकते जब तक कि सारे वैकेंट ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं चला जाता। अब ये युग्मन क्या है बेटा, एक ऑर्बिटल में अकेला एक इलेक्ट्रॉन दिख रहा है तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन इसी में भर दिया तो ये युग्मित इलेक्ट्रॉन हो गया, सिंपल सी बात। सो इस तरह से एक इलेक्ट्रॉन भरने का सीक्वेंस है जो हमें फॉलो करना होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए हमें अबाव सिद्धांत की मदद लेनी होती है। पहली बात तो ये अबाव सिद्धांत किसने दिया था, अबाव ने ना, पूरी तरह से गलत, ये किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है। अबाव जर्मन भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब होता है टू बिल्ड अप। जैसे ईंट पे ईंट रखते रखते पूरा मकान बना देते हो ना, कुछ इसी तरह से। अब आप ग्राउंड फ्लोर बनाते हो उसके बाद फर्स्ट फ्लोर बनाते हो ना, ऐसा तो नहीं करते कि पहले फर्स्ट फ्लोर बना दोगे फिर ग्राउंड फ्लोर बनाओगे। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी ऊर्जा के बढ़ते क्रम में होता है। तो विभिन्न उपकोषों को ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरा जाता है, और उपकोषों की ऊर्जा कैसे निर्धारित होती है, n+l रूल से। वो उपकोष जिसके लिए n+l का कुल योग कम है उसकी ऊर्जा कम होगी, उसे पहले भरा जाएगा, और वो उपकोष जिसके लिए n+l का कुल योग ज्यादा है उसकी ऊर्जा ज्यादा होगी, बाद में भरा जाएगा। अगर 2 या 2 से ज्यादा उपकोष ऐसे हैं जिनके लिए n+l का कुल योग क्या आ रहा है, एक जैसा आ रहा है, तो आप उस उपकोष की ऊर्जा कम मानेंगे जिसके लिए n का मान कम है, उसकी ऊर्जा कम होगी। ऑब्वियस सी बात है, उसमें इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, पहले भरे जाएंगे। तो ये एक छोटा सा सीक्वेंस है जो हमें फॉलो करना होता है, और उसके यहाँ पर ऊर्जा का एक क्रम हमें मिलता है। समझे जरा, ये बात तब तक समझ में नहीं आती जब तक कि सामने एग्जाम्पल नहीं लिख दिए जाएं। अब जैसे मैं आपसे बोलूं कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाता है। अच्छा, कौन सी कक्षा में कौन कौन से कोष होते हैं पहले ये समझ लेते हैं। चलो, हम बात कर रहे हैं कोष, और कोष में जो उपकोष मिलेंगे वो, तो पहला कोष है n = 1 है, तो l क्या क्या हो सकता है, सोचो जरा। l1 के लिए 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। l की वैल्यू पता है कहां तक होती है, n-1 तक। तो 1 - 1 करोगे तो क्या होगा, 0। तो 0 किसके लिए होता है, l, s के लिए। तो पहले कोष में पहली कक्षा में देखिए एक ही उपकोष होता है 1s। दूसरी कक्षा में l कहां तक जाएगा, 2 - 1, यानी 1 तक ही हो सकता है, 0 से गिनती शुरू करो। तो l का मान 0 भी हो सकता है और 2 - 1 1 भी हो सकता है। क्या 2 हो सकता है, नहीं हो सकता। क्यों,
nवें कोष के लिए l का अधिकतम संभावित मान n-1 होता है। 2-1 तक जाएगा। L0 किसके लिए होता है? s के लिए, तो सेकेंड ऑर्बिट में 2s होता है। 1 किसके लिए होता है? p के लिए, तो सेकेंड ऑर्बिट में 2p ऑफ कोर्स भी होता है। तो अगर मैं तीसरा लूं, n बराबर 3 ले लूं, तो l क्या क्या होगा? 0 होगा, 1 होगा और 2 होगा। 3-1 2, 2 से आगे नहीं जा सकता l का मान। l का मान 0 किसके लिए होता है? s के लिए, तो थर्ड ऑर्बिट का s सबसेल। l का मान 1 के लिए किसके लिए होता है? p के लिए, तो थर्ड ऑर्बिट का p सबसेल। l का मान 2 किसके लिए होता है? d के लिए, तो थर्ड ऑर्बिट का d सबसेल। तो 3s 3p 3d पॉसिबल है। क्या 3 में f हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि f के लिए तो l 3 होता है और थर्ड ऑर्बिट के लिए l 3 नहीं हो सकता। क्या 2 में d संभव है? नहीं हो सकता, क्योंकि d सबसेल के लिए l होता है 2 और सेकेंड ऑर्बिट के लिए l 2 कैसे आ जाएगा भाई? पॉसिबल ही नहीं है। ये फोर्थ ऑर्बिट है, तो फोर्थ ऑर्बिट के लिए l कितना होता है? 0 1 2 3। ये 4 पॉसिबिलिटी हैं। क्या क्या ले सकते हो? 4s 4p 4d और 4f, ये 4 पॉसिबिलिटी हैं। तो चौथी कक्षा में s ऑफ कोर्स भी होता है, p भी होता है, d भी होता है, f भी होता है। क्यों? l का मान 3 तक जा सकता है, तो l 3 किसके? चौथी कक्षा में g ऑफ कोर्स हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? g के लिए l 4 आएगा और चौथी कक्षा के लिए l 3 से आगे नहीं जा सकता। तो ये उपकोष आपको याद होने चाहिए। अब उपकोषों में ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरना है और ऊर्जा का बढ़ता क्रम n+l से पता लगेगा। हम क्या लिख रहे हैं? ऊर्जा का क्रम। एग्जाम में बेटा कभी भी इतना टाइम नहीं मिलेगा कि वहां कंसेप्ट लगा के ये क्रम आप लिखते बैठे रहोगे, ये तो डायरेक्ट याद होना चाहिए। जैसे सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाता है 1s में, फिर इलेक्ट्रॉन जाता है 2s में, फिर इलेक्ट्रॉन जाता है 2p में, उसके बाद इलेक्ट्रॉन जाता है 3s में। अब आप बोलोगे कैसे? तो ये नंबर n का है, तो यहाँ से l पता चलता है। तो n कितना है? 1 है। l कितना है? 0 है। तो n+l का जो कुल योग आएगा वो कितना आएगा? 1 आएगा। यहाँ n कितना है? 2 है। s ऑफ कोर्स है तो l 0 है। 2 + 0 कितना आया? 2 आया। यहाँ n कितना है? 2 है। l कितना है? p के लिए 1 होता। कुल योग कितना आएगा? 3 आएगा। n कितना है? 3 है। l कितना आएगा? 0 आएगा। कुल योग आएगा 3। तो भाई n+l का योग कम है, पहले ये भरेगा। पहले 2 इलेक्ट्रॉन इधर भरा जाएंगे, फिर अगले 2 इलेक्ट्रॉन 2s में भराएंगे, क्योंकि 2s के लिए n+l 2 है। पहले 1s भरेगा, फिर 2s। 2s के बाद इलेक्ट्रॉन 2p में जाएगा। 2p में 6 इलेक्ट्रॉन तक भर सकते हो। यहाँ n+l का कुल योग कितना है? 3 है। अब n+l का कुल योग तो इधर भी 3 है और इधर भी 3 है, फिर कहाँ इलेक्ट्रॉन जाएगा? तो जब n+l का कुल योग बराबर हो, उस उपकोष की ऊर्जा कम होती है जिसका n का मान कम हो। 2p के लिए n का मान 2 आ रहा है और 3s के लिए n का मान 3 आ रहा है, यानी 2p की ऊर्जा तो कम है और 3s की ऊर्जा ज्यादा है। वैसे यहाँ पर आप एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी कर सकते थे। सपोज मेरे को n+l = 4 चाहिए, तो जो नंबर इधर है उसको यहाँ n के नीचे लिखो 4। अब सोचो 4 में कितना जोड़ोगे 4 आ जाए? 0 जोड़ोगे। n 4 और l 0 किसके लिए होता है? चौथी ऑर्बिट का s ऑफ कोर्स, यानी ये 4s है जिसके लिए n+l 4 आएगा। अब इसको एक कम करते जाओ, तो 4 में से 3 में कितना जोड़ोगे कि 4 आ जाए? 1 जोड़ोगे, यानी थर्ड ऑर्बिट का p सबसेल 3p आएगा। क्या यहाँ पर आप 2 + 2 = 4 लिख सकते हो? नहीं लिख सकते, क्योंकि सेकेंड ऑर्बिट में d नहीं होता, p सबसेल नहीं होता, 2d नाम की कोई चीज नहीं होती। यानी n+l 4 दो कोषों के लिए है, 3p के लिए और 4s के लिए। इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएगा? 3p में है या फिर 4s में? तो यहाँ n का मान कम है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पहले जाएगा। यहाँ n का मान ज्यादा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन बाद में जाएगा। यानी 3s के बाद इलेक्ट्रॉन 3p में जाता, 3p के बाद किस में जाता? 4s में जाता है। चलो n+l = 4 तो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब सपोज मुझे कैलकुलेशन करनी है किसकी? n+l = 5 के लिए। तो क्या क्या कॉम्बिनेशन लोगे? 5 में 0 जोड़ो 5,
यानी 5वीं कक्षा का एस ऑफ कोर्स। यहाँ पर n की वैल्यू इधर है, ये l की वैल्यू चल रही है, एक कम कर दिया तो 4, कितना जोड़ा 1, आ गया 5, यानी चौथी कक्षा का कौन सा ऑफ कोर्स, p ऑफ कोर्स, ये 4p है। एक और कम करो तो 3, 3 + 2 5, यानी तीसरी कक्षा का d ऑफ कोर्स। क्या मैं यहाँ पर 2 + 3 = 5 लिख सकता हूँ? बिल्कुल नहीं लिख सकते। क्यों? सेकेंड ऑर्बिट 3 किसके लिए होता है? l की वैल्यू f के लिए। क्या 2 में f होता है? नहीं होता, तो ये पॉसिबल नहीं है। n + l = 5 के लिए 3 ऑफ कोर्स पॉसिबल हैं, 3d 4p 5s। n का मान सबसे कम, n का मान सबसे ज्यादा। तो ऊर्जा के बढ़ते क्रम में ही लिखे नीचे से ऊपर की तरफ। 4s के बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 3d में जाएगा। 3d के बाद किस में जाएगा? 4p में जाएगा। 4p के बाद किस में जाएगा? 5s में जाएगा। सपोज अगली कहानी आपको देखनी है n + l = 6 के लिए। कैलकुलेशन कर सकते हैं? 6 + 0 6, यानी ये 6s हुआ। 5 + 1 6, यानी ये 5p हुआ। 4 + 2 6, यानी ये 4d हुआ। क्या मैं 3 + 3 = 6 लिख सकता हूं? बिल्कुल नहीं लिख सकते, ये तो कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। क्लियर? तो 5s के बाद इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? 5s के बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा 4d में, और 4d के बाद इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? 5p में। 5p के बाद इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? 6s में। बड़ा आसान काम है, आप बैठे बैठे कैलकुलेट कर सकते हो। बताओ जरा n + l = 7 के लिए क्या क्या प्रोबेबिलिटी है? तो 7 + 0 = 7, 6 + 1 = 7, 5 + 2 = 7, 4 + 3 = 7। ये तो प्रोबेबिलिटी है, 3 + 4 तो लिख नहीं सकते। यहाँ n की जितनी वैल्यू है उससे एक कम इधर होना चाहिए। क्लियर? ये कौन है? 7s। ये कौन है? 6p। ये कौन है? 5d। ये कौन है? 4f। तो 6s के बाद इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? 4f में जाएगा ना। 4f के बाद इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? 5d में जाएगा। 5d के बाद इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? 6p में जाएगा। और 6p के बाद इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? 7s में जाएगा। क्लियर? चलो n + l = 8 किस किस के लिए हो सकता है? कैलकुलेशन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? 8 + 0 = 8, यानी 8s। 7 + 1 = 8, यानी 7p। फिर 5 + 6 वाला केस, 6 + 2 8, यानी 6d। 5 + 3 8, यानी 5f। क्या 4 + 4 लिख सकते हो? नहीं, अगर यहाँ 4 है तो इधर 3 तक जा सकते थे। यानी 7s के बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 5f में जाएगा। 5f के बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 6d में जाएगा। फिर इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 7p में जाएगा। फिर जाएगा 8s में। ये रहा बेटा एनर्जी का ऑर्डर। ऑल्दो आप कैलकुलेट कर भी सकते हो, बट एग्जाम में हमें टाइम बचाना होता है, और टाइम तभी बचेगा जब एनर्जी का ये ऑर्डर आपको पूरा का पूरा क्या हो? याद हो। पहले इसको याद करें, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके लिए आसान हो जाएगा। करेंगे। अभी तक हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना स्टार्ट नहीं किया है। प्यारे बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि जो टॉपिक हम यहाँ पढ़ा रहे हैं वो आप तक भी पहुँचें, आप भी उनका लाभ ले सकें, तो प्लीज़ कॉल करें 1800 21 21 799।